हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक टॉक शो यानी वार्तालाप लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसके तहत हम संगीतकार राहुल देव बर्मन के संगीत सफर के दौरान आए उतार और चढ़ाव के बारे में बात करेंगे। इस वार्तालाप को हम 5 भागों में बांटे हैं, जैसे कि उनको विरासत से मिली संगीत की प्रेरणा, उनका बचपन और किशोरावस्था, उनका वैवाहिक जीवन, उनका बंगला संगीत में योगदान, उनके सबसे पसंदीदा फिल्म मेकर, उनका कष्टमय करियर इत्यादि। आज मेरे साथ मेरी भतीजी देवजानी मुखर्जी श्रीवास्तव भी है, जो हमारे अंचल की एक नामी गायिका है, जिनकी मधुर आवाज में आप समय समय पर गीतों की झलक भी सुन पाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे आए हैं राहुल देव बर्मन के बारे में कुछ कहने के लिए। आप जानते हैं, जो राहुल देव बर्मन बीते शताब्दी के 70 और 80 के दशक में एक बहुत महान संगीतकार हुआ करते थे। उनके गानों के दीवाने हम आज भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो उनके लाइफ से हम कुछ बातें आपसे शेयर करें। उनके गानों के महानता के बारे में कहने का कोई मतलब नहीं, हो तो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। मेरे साथ आज मेरी भतीजी भी है और इनका नाम है देवजानी मुखर्जी श्रीवास्तव। हमारी अंचल की काफी विख्यात संगीतज्ञ है, बहुत अच्छी सिंगर है और ये आपको काफी सारे गाने भी सुनाएंगे उनके, जो कि समय समय पे हम एज ए एग्जाम्पल देंगे। तो दोस्तों, अगर हम राहुल देव बर्मन के बारे में बात करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा उनके पिताजी के बारे में, जिनका नाम था सचिन देव बर्मन। उनका पूरा नाम था सचिंद्र नाथ देव बर्मन। और उनके बारे में बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल देव बर्मन जो है, उनको जो संगीत है वो विरासत से मिला, विरासत है उनके पिताजी से। तो पिताजी को बिना हम समझाए उनके तक आ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, सचिंद्र नाथ देव बर्मन जो थे वो त्रिपुरा के एक राज घराने से आते थे, मतलब राजा के परिवार से आते थे उन दिनों। और ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है। तो उस समय तो आप जानते हैं जो राज परिवार हुआ करता था। और उनका जन्म जो है वो, मतलब शादी के बाद सचिंद्र नाथ देव बर्मन जो है कुमिल्ला में थे। कुमिल्ला आज की डेट में बांग्लादेश में है। तो कुमिल्ला में ही इनका जन्म हुआ सचिन देव बर्मन का, और वहीं वो ग्रोन अप हुए। उन्होंने बचपन से भी अपना संगीत शुरू कर दिया था और उनके पिताजी बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। वो कहते थे जो मैंने जो प्रारंभिक शिक्षा संगीत का लिया है वो अपने पिताजी से लिया। और आपको ये बता दें, जो काजी नजरुल साहब आपने नाम सुना है, बंगाल के बहुत फेमस संगीतकार भी है एज वेल एज पोएट भी है। उनको विद्रोही कवि कहा जाता था और वो उनका गाने बहुत। काजी नजरुल के साथ सचिन देव बर्मन 1922 के आजू बाजू काफी सारे प्रोग्राम एक साथ किए थे, तो उनको सानिध्य प्राप्त था काजी नजरुल के साथ। सचिन देव बर्मन की जो मैरिज जो हुई थी, जो शादी हुई थी, वो 1938 के आजू बाजू मीरा देवी से हुई थी। और मीरा देवी का नाम तो शायद आपने सुना ही। बिल्कुल, मीरा देवी जी तो एक फेमस लिरिसिस्ट भी थी, उन्होंने काफी गीत भी लिखे हैं। हाँ, सचिन देव बर्मन बिना मीरा देवी के लिरिक्स के तो गाना सुनते नहीं थे। ये बात दोस्तों उनके शादी के बाद की है, जो वो नॉन क्षत्रिय वुमन थी मीरा देवी। तो जब उनकी शादी हुई तो उनका जो राज परिवार है वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब मनी मन एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ये बोले जो हम जो राज परिवार को जो ऑनर देते हैं शादी पर बहू का जो आगमन होता है वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनके हिसाब से ये थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड घर से आए थे। तो ये बात जो है सचिन देव बर्मन को बहुत चुभ गई। वो राज परिवार को त्याग दिए और सीधा कलकत्ता आ गए, मतलब संगीत का सफर शुरू करने, संगीत के ही मतलब क्षेत्र में कदम रखने के लिए। ग्रासरूट लेवल से उन्होंने वो, हाँ, यहाँ पे ग्रासरूट लेवल से उन्होंने जर्नी शुरू किया और फिल्मों में वो अपना जगह तलाशने लग गए। इस दौरान में उनकी बीवी उनकी जो श्रीमती थी मीरा देवी, काफी उन्होंने हेल्प भी किया। और इसी दौरान जो है उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था टुबलू। उनका नाम तो पंचम दा था। हाँ, ये आप पूछेंगे शायद, मुझे पता था क्योंकि सब लोग ये जानते थे जो राहुल देव बर्मन का जो बचपन का नाम है वो पंचम नाम था, लेकिन एक्चुअली वो उनका नाम टुबलू रखा गया था। कहते हैं वो बचपन में जब रोते थे तो बहुत हाई स्केल में रोते थे, मतलब चिल्ला चिल्ला के रोते थे। तो उनके मोहल्ले वाले भी आप समझ ही सकते हो, सब संगीत से रिलेटेड थे। तो उन्होंने वो आके ये बोलते थे जी ये क्या पंचम सुर में हर समय चिल्लाते रहते। ये एक कहानी है। लेकिन राहुल देव बर्मन ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था, जो अशोक कुमार उनके घर में आए हुए थे और कोई एक गाना के रिहर्सल चल रहा था जो सचिन देव बर्मन अशोक कुमार को सुना रहे थे। तो सचिन देव बर्मन गाने को जब स से पकड़ते थे, मतलब सकम के स से, तो उसी गाने को पंचम प से गाता था, पंचम सुर से। ये आप बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं पब्लिक को, जो स से पकड़ना गाना और प से। मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा सा गा के समझा दीजिए, जो पंचम सुर से कैसे गाया जाता है, इनिशियल सुर से कैसे गाया जाता है। दोस्तों, हमारी भतीजी जो देवजानी आपको सुनाएंगी जो ये पंचम सुर से एक ही गाने को कैसे गाया जाता है, जो कि राहुल देव बर्मन गाया करते थे। जैसे अगर तानपुरे में हम सा सुनते हैं,
सा जब गीत चले आना, जब शाम ढले आना। अब यही सा रे गा मा पा, जब गीत चले आना, जब शाम ढले आना। अब ये आपका प के रेंज में हमने गा दिया। तो दोस्तों ये आप समझे, जो राहुल दे बर्मन शुरू से ही जो है गीतों को एकदम ऊंचे स्वर में गाया करते थे। मैं भी आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने सत्ते में सत्ता पिक्चर तो देखा होगा, जिसके सभी गाने बहुत हिट थे। तो उसमें जो मेन टाइटल जो गाना था, दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, तो उसमें जो है गाना ऑर्डिनरी स्केल से, जो आप सारे स्केल से गा, जैसा ये सरगम हमसे बने नगमे हमसे जवा झूमे आसमां, अरे हम ही तो दुनिया के साथ जुड़े हैं, हमसे है जहां। मतलब देखिए जो लास्ट वाला लाइन है वो राहुल दे बर्मन गाया था। राहुल दे बर्मन अपने लिए जो पीस रखे थे गाने का वो एकदम से पंच है। तो जब भी वो गाना गाते थे, चाहे वो महबूबा महबूबा कोई भी गाना गाते थे पिक्चर में, यम्मा 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 यम्मा, वो काफी हाई स्केल में अपना पकड़ते थे, क्योंकि शायद उसको उनको लो स्केल भाता ही नहीं था। एक गाना था जो मेरी जान मैंने कहा, वो भी गाना काफी हाई स्केल में। तो ये उनका एक स्टाइल था, वो हर समय अपर स्केल में गाते थे, जिसके लिए ही उनको पूरा फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म एटेंडा में पूरा उसको पंचम नाम से कहा जाता है। और वो आप जानते ही हैं जो उन्होंने कब से अपना फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा। राहुल देव बर्मन जी 21 साल की उम्र में ही एक म्यूजिक उन्होंने दिया था, छोटे नवाब पिक्चर, छोटे नवाब फिल्म में, जिसमें महमूद जी हीरो थे। जी। और उसमें शायद उन्होंने थाप और थिरकन और ताली से उन्होंने म्यूजिक दे दिया था। मतवाली जब वो गाने में उन्होंने खुद अपना क्लैप और पैर के थाप उन्होंने खुद अपना ही यूज किया था। और सबसे जोरदार बात है निर्जानी इस बात में, जो वो जब गाने को जब तैयारी कर रहे थे, जब इसका मीटर तैयारी कर रहे थे इसका, तो उन्होंने छंद के लिए ये वर्ड खुद ही लिखे थे, मतवाली जो है, मतवाली चाल। लेकिन जब ये लिरिक्स वाले लिख के दिए तो ये गाने कुछ और था। अच्छा। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोले नहीं यार, जो राहुल पंचम जो दिया वर्ड उसी करोगे। तो पहला छंद मीटर का जो उन्हीं का यूज हुआ था। ये उनका पहला पिक्चर था 21 साल उम्र में जो उन्होंने दिए थे छोटे नवाब में। लेकिन कहानी इससे भी आगे कुछ और है। वो कहानी ये है, जो 19 साल जब उनका उम्र था तभी उनको फर्स्ट पिक्चर उसको ऑफर हो गई थी, और वो भी पिक्चर गुरुदत्त का। आप समझ सकते हैं उन दिनों गुरुदत्त क्या थे। गुरुदत्त यानी बहुत बड़ी बात। तो उन्हीं दिनों एक पिक्चर आ गई थी राज नाम से, तो आई नहीं थी, वो पिक्चर स्टार्ट हुई थी। राहुल देव बर्मन को उसका गाने का जिम्मा दिया गया था गुरुदत्त। बिग रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन इसमें सचिन देव बर्मन का कंसेंट नहीं था, वो नहीं चाहते थे। जो अभी तक राहुल में इतनी परिपक्वता नहीं आई जो इतनी बड़ी फिल्मों का। लेकिन anyway, वो फिल्म में म्यूजिक देने स्टार्ट कर दिए। और इस फिल्म में एक उन्होंने पीस यूज किया था जो कि चार्ली चैपलिन का एक बहुत फेमस फिल्म का एक छोटा सा म्यूजिक ट्रैक है। उसको उन्होंने यूज करके हेमंत जी से गवा के तो बहुत अच्छा संगीत तैयार किए थे। लेकिन ये उनका बैड लक था जो वो पिक्चर बनी नहीं, क्योंकि गुरुदत्त जी प्यासा में बिजी हो गए और कुछ और भी कारण था तो पिक्चर स्टंट हो गई, ये पिक्चर रिलीज नहीं हुई। लेकिन ये जो टुकड़ा था ये गाने का, वो राहुल देव के दिमाग में रहेगा। उन्होंने ये पीस को आगे जाके 3 या 4 गानों में उन्होंने यूज किया। उसमें से एक गाना बंगाली भी था, तो मैं आपको बंगाली का थोड़ा सा गा के सुनाता हूँ, आप गेस कीजिए वो हिंदी कौन सा फेमस गाना। ठीक है, ये बंगला में इसको अमित कुमार गाया था। अमित कुमार आप जानते ही हैं, किशोरदा के बेटे, और राहुल देव बर्मन उनको बहुत स्नेह करते थे। तो उन्होंने एक पिक्चर में इसका एक लाइन उन्होंने मतलब पूरा गाने को उन्होंने गवाया था कि करे जान ले तुमी भूले जाओ तो मां। अरे ये तो बॉम्बे टू गोवा मूवी का सॉन्ग है। बिल्कुल, गाने को गा के बताइए। तुम मेरी जिंदगी में किस तरह से आए, भूला सा ख्वाब कोई सच हो के मुस्कुराए। ये गाना उन्होंने बॉम्बे टू गोवा में यूज किया। उसके बाद एक और पिक्चर आई थी मुक्ति।
मुक्ति में भी इस गाने को यूज किया, उसमें थोड़ा सा छंद को इधर उधर किया था। मैं जब चला पी कर वो चीज बुरी है मगर, ये ट्यून से न जाने क्यों राहुल देव बर्मन को बहुत ज्यादा प्यार था। और भी बहुत सारा म्यूजिक में इसका यूज। इसमें वो चार्ली चैपलिन वाली म्यूजिक का कौन सा पार्ट है जो हम समझ नहीं पा रहे? ये जो फर्स्ट लाइन है, इसको ग्रैमी भी मिल चुका है। ये म्यूजिक का केवल इतना सा पोर्शन था, वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक में था चार्ली चैपलिन की फिल्म में। तो ये बहुत सारे हिंदी पिक्चर्स में यूज हुआ। मैं इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना के भी रखा हूँ, आप मेरे इसमें जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था 19 साल उम्र में, लेकिन वो पिक्चर नहीं बनी। फिर 21 साल की उम्र में उनकी ये पिक्चर बनी। अब एक कहानी यहाँ पे और भी ट्विस्ट है। महमूद साहब के साथ जब उनकी छोटे नवाब बन गई थी, महमूद साहब पे बहुत क्लोज हो गया और बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया। इंस्पायर्ड होने के चक्कर में क्या हुआ, वो ये चाहने लगे जो वो भी कॉमेडियन बने। अच्छा। और वो उनके साथ एक्टिंग सीखने लग गए। तो एक्टिंग सीखते सीखते क्या हुआ, उनको एक और पिक्चर में मिल गई, भूत बंगला। भूत बंगला का भी म्यूजिक बहुत हिट था। भूत बंगला पिक्चर में पहली बार वो एक किशोर कुमार को एज वेल एज मन्ना डे को भी उन्होंने, आप सुने होंगे किशोर कुमार का भूत बंगला में एक गाना है, और मन्ना डे का भी आओ ट्विस्ट करे वगैरह, जागो सोने वालो, ये किशोर कुमार का, ये किशोर कुमार से होगा। इसी समय किशोर कुमार के से बहुत निकट आ गए थे। एनीवे, तो उस समय क्या हुआ, एक दिन बिठा के सचिन देव बर्मन ने अपने बेटे को अच्छे से दिया, बोले तेरा जब विरासत संगीत में, तो ये क्या कॉमेडी पाना करता है, ये कॉमेडी में तू कहाँ तक बढ़ पाएगा, ट्रैक छोड़ के नहीं, ट्रैक छोड़ के मजा, तेरे को विरासत से जब संगीत मिला हुआ है तो तू ये सब क्यों कर रहा है। तो राहुल देव बर्मन को तब ये बात थोड़ा बहुत समझ में आई। आपको ये भी बता दो, जो पड़ोसन पिक्चर जो आपने देखा ना, एक चतुरनाथ, उसमें सुनील दत्त के बदले राहुल देव होने वाला था हीरो। ये पूरा कास्टिंग ऐसा जमा था। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब उनके पिताजी ने उनको बहुत डांटे, तो जाके उन्होंने मना कर दिया, जब मैं संगीत दूंगा लेकिन गाना नहीं गा पाऊंगा। और हाँ, कहते हैं इसी दौरान एक दिन राहुल देव बर्मन ने शायद मजाक के तौर पे ही अपने पिताजी को ये कह दिया था, जो मैं आपसे बड़ा संगीतकार बन के दिखाऊंगा। सचिन देव बर्मन ने बहुत अच्छी बात है। और उस दिन से सचिन देव बर्मन ने बहुत सीरियसली इस बात को ले लिया, और सबसे पहले उनको ताल और ये जो मीटर जो से कहते हैं, उसको सीखने के लिए उनको गजेंद्र विश्वास के पास भेजे, तबला सीखने के लिए। आगे और आप सुने होंगे नाम अली अकबर खान, उनके पास सरोद सीखने के लिए भेजे। ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियंस के पास उनको डिफरेंट इंडियन म्यूजिक जो है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सीखने के लिए डिफरेंट उस्तादों के पास उनको भेजा गया, डांस वो सीखते गए। लेकिन एक बात है, उनको इंग्लिश म्यूजिक का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन बाद में जाकर वेस्टर्न म्यूजिक कल्चर को ही इंडिया में बोला है, ये उनकी एक खूबी थी। और वो खुद ही अपने आप में माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते थे, जिसके हारमोनिका बजा। आपको याद होना चाहिए, एक तो सचिन देव बर्मन की बहुत पुरानी फिल्म है, हेमंत कुमार का एक गाना है दीवाना का, बताइए तो कौन सा गाना है जिसमें बहुत सुंदर पीस हारमोनिका का वही बजाया, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आए, ये वाला। हाँ, इसमें आप देखे होंगे, इसका जो पीस है ना, इसको वो बजा रहे तब इनका उम्र शायद 14-15 साल। आगे जाके राहुल देव बर्मन ने अपने बहुत सारे फिल्मों में ये माउथ ऑर्गन का यूज किया। जैसे कि आप जानते हैं, जो सचिन देव बर्मन जब आराधना का सबसे पहला जो हिट गाना था, मेरे सपनों की रात, उसके बाद स्टार्ट होता है, उसको माउथ ऑर्गन ही राजेश खन्ना को बजाते हुए दिखा था, वो भी राहुल देव बर्मन को बजाते। सबसे हिट पिक्चर शोले आज तक का जो हमारा, उसमें भी आप जानते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, उसके लास्ट में जो उसके कंधे के ऊपर धर्मेंद्र चढ़ के जो बजाते हैं, वो भी राहुल देव का बजाया हुआ। तो राहुल देव बेसिकली अपने बहुत सारे म्यूजिक में हारमोनिका, जैसे कि माउथ ऑर्गन नहीं कहते, उसका यूज करते थे। दोस्तों, जैसे राजा महाराजा का आप जानते हैं, साम्राज्य में उनका एक विशेष टीम रहता था, जिसको कुंभा भी कह सकते हैं। वैसे राहुल देव बर्मन का भी एक कुंभा था। उनके कुछ खास म्यूजिक असिस्टेंट रहा करते थे, जिसका वो हमेशा उल्लेख करते थे। उनमें से कुछ नाम है उत्तम सिंह, आप सब नाम सुने होंगे उत्तम सिंह। दिल तो पागल नहीं। उत्तम सिंह आफ्टर राहुल देव बर्मन, या उनके रहते ही जो सेपरेट म्यूजिक देने लग गए थे, उनका दिल तो पागल बहुत ही हिट था। उस वैसे ही थे वासुदेव चक्रवर्ती, मनोहर सिंह जो सैक्सोफोनिस्ट थे। वासुदेव चक्रवर्ती और मनोहर सिंह मिलकर एक म्यूजिक टीम तैयार किए थे, बासु मनोहरी नाम से, शायद आप उनका नाम भी सुने होंगे। सबसे बड़ा रुपया जो है, सबसे बड़ा रुपया में गाने बहुत हिट थे। वैसे ही उनका एक बहुत ही हिट गिटारिस्ट भी हुआ करता था, कौन है नाम बताइए? राहुल देव बर्मन का कुंभा का सबसे मेन गिटारिस्ट भूपेंद्र उनके गिटारिस्ट थे, लेकिन उनको बहुत सारे फिल्मों में राहुल देव बर्मन ने चांस भी दिया था गाने का।
एक फिल्म थी उसकी भूपेंद्र जी को हम एज ए सिंगर ही जानते थे, गिटारिस्ट के रूप में मैंने जी, उनको सबसे पहले राहुल बर्मन के साथ जो गाना हिट हुआ था वो तुम्हें ट्रैक में सुनाना पड़ेगा। परिचय फिल्म का वो सॉन्ग जी, बीती रात नहीं ऐसा नहीं, इसे आपको ट्रैक में सुनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी मैं आपको ट्रैक पे उसको सुनाती हूँ। बीते ना बेटा जब चलिए अब हम थोड़ा सा उनके पर्सनल लाइफ में जाते हैं। सब जानते हैं जो राहुल बर्मन की जो पत्नी वो आशा भोसले थी, लेकिन आशा भोसले उसकी सेकंड पत्नी थी। उनकी जो शादी हुई थी पहले रीता पटेल, जो उनकी जान पहचान थी, एक तरह से लव मैरिज था उनका। तो रीता पटेल से शादी करने के बाद राहुल बर्मन बहुत खुश थे, अपने माता पिताजी से अलग होकर एक नया घर भी ले लिए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा। लेकिन रीता पटेल थोड़ा जिद्दी टाइप की हुआ, मतलब वो थोड़ा सा अलग टाइप की थी, उसको म्यूजिक पे कहीं इंटरेस्ट नहीं था। तो कहते हैं एक बार भी कुछ ऐसा घटना हुआ जो किसी पार्टी में थे, वहां कुछ ऐसा बात हुआ, सचिन बर्मन वगैरह भी थे, उनको शायद इंपॉर्टेंस कुछ कम दिया, ऐसा कुछ हुआ। तो घर खुद अपने कार से आ गए, आने के बाद वो शायद थोड़ा ड्रंक भी थी। आने के बाद उसने सचिन बर्मन और मीरा देवी का जो एक फोटो था उसको अपने ग्लास फ्लावर बेस फेंक के मार के तोड़ ताड़ दिया। राहुल बर्मन आए, वो भी थोड़ा नाराज हुए, तो उसी दिन तलाक होना निश्चित हो गया। तलाक में इतना बड़ा एलिमनी फिक्स हुआ, जिसके लिए सचिन बर्मन का राहुल बर्मन को अपना घर भी बेचना पड़ा, प्लस 3 लाख एलिमनी। 3 लाख उस समय राहुल बर्मन के पास था भी नहीं, तो वो 1 लाख का जुगाड़ करे, और उनको 2 लाख कौन दिया पता है? कौन दिया? आशा भोसले। तो मतलब आप समझ सकते आशा भोसले की कितना खोज थी उस समय। 2 लाख का इंतजाम आशा भोसले किए, फिर मिला के 3 लाख दिए। तो ऐसा जब सिचुएशन आया तो दोनों और क्लोज हो गए एक दूसरे से। तो ऐसा करके दोनों के जो प्यार है परवान चढ़ता था। तो ये उनका एक प्राइवेट लाइफ है। अब हम बात करते हैं राहुल बर्मन का बंगाली म्यूजिक में एंट्री। तो दोस्तों ये बात है 1965 का। जैसे कि आप जानते हैं अभी अभी हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध का सीज फायर हुआ, तो 65 में भी हमारे साथ पाकिस्तान का थोड़ा बहुत छुटपुट चल रहा था, वो तो हंसमा चलते ही रहता है। तो 65 में जस्ट दुर्गा पूजा के थोड़ा दिन पहले सीज फायर अनाउंस हुआ, सब कुछ शांत हुआ। और आप जानते हो दुर्गा पूजा बंगालियों के लिए क्या होता है। तो दुर्गा पूजा में उन दिनों क्या है, सब गायक बड़े गायक गायिकाओं का एक प्राइवेट एल्बम निकला करता था, मतलब गाने का एक एल्बम निकला करता था। तो उस समय जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स लिरिसिस्ट सब एक्टिव हो गए, म्यूजिक कंपनियां सब अप्रोच करने लग गए, जब भैया दुर्गा पूजा 1-1.5 महीना नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी वो करो। तो वहां एक बहुत बड़े लिरिसिस्ट जो करते थे बंगाल फिल्म में, जिसका नाम पुलक बनर्जी। पुलक बनर्जी बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने सचिन बर्मन को बोले, सचिन बर्मन को पौता करने कैसा वो करता गाना वाना दो कहीं। तो सचिन बर्मन शायद उस समय थोड़ा फिजिकली ज्यादा परफेक्ट भी नहीं थे, और उन्होंने बोला जो मैं तो पुलक नहीं गाऊंगा, वैसे भी मैं निश्चय कर लिया हूँ जो मीरा लिखेगी तभी मैं गाऊंगा। तो एक काम करो तुम पंचम को लिरिक्स दे दो, पंचम गाए, मतलब जो भी है म्यूजिक पंचम देगा। तो फिर पंचम को बोले जो जाओ तुम, पुलक बनर्जी बुला रहे हैं तुमको, तुम उनके साथ म्यूजिक करो, दुर्गा पूजा आ गए। पंचम शुरू में रेडी नहीं हुआ, क्योंकि वो तब स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ पर, क्या बोलते हैं, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, तो वो फट से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एनीवे, तो पिताजी का बात कैसे टालते थे, तो फिर पिताजी ने उनको प्रलोभन दिया, तू जा, तेरे म्यूजिक में लता मंगेशकर गाना गाए। तो पंचम के गान खड़े हो गए, तुरंत पहुंच गए वो कलकत्ता में, जाके वो 8 ट्यून सुनाए पुलक बनर्जी। इस 8 ट्यून में 2 ट्यून उस समय एसपी जो स्टैंडर्ड थे रिकॉर्ड शूटर, एक साइड एक गाना, एक साइड एक गाना, 2 गाना उनका तैयार हुआ, और 2 गाने को लता मंगेशकर गाया। पहला गाना है हमारा माधुरी लौटा करके, जो कि बाद में राहुल बर्मन ने उसको 2 बार यूज किया अपने हिंदी फिल्म म्यूजिक में। एक बहुत हिट था, हमारे तुम्हारे पीछे देखे, हमारे तुम्हारे में किशोर कुमार गाए थे इस गाने को। मैं एक लाइन सुनाऊंगा, हम और तुम थे साथी, यही है कल की बात, आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। ये उनका फर्स्ट बंगला कंपोज किया सॉन्ग में यूज्ड गाना है, जो कि लता मंगेशकर गाई थी, आमार माधोवी लौटा है। दूसरा एक और बहुत हिट गाना, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, बताइए कौन सा? कौन सी फिल्म? आमी बोली। हाँ नहीं, इसको आपको ट्रैक पे गा, प्लीज ऐसा नहीं चला, इसको आपको ट्रैक पे गा के सुनाना पड़ेगा। আমি বলি তোমায় ধরে থাকো, তুমি কথা রাখো না। আমি বলি তো
है अमी बोली तो मैं, जो अभी आपको देवजानी ने सुनाया, इसका आप हिंदी तो समझ ही गए होंगे। हिंदी इन्होंने यूज किया था इसको मेरे जीवन साथी में, बहुत ही शानदार डुएट था वो। दीवाना करके छोड़ोगे लगता है यूं हमको, सो जान जहां यूं प्यार से तुम देखा न कर दीवाना। तो पंचम ने जो दो म्यूजिक दिया, पहला जो दो बंगाली उसका हिंदी हो चुका। उसके बाद उन्होंने 1966 में बंगाली किसी भी फिल्म में या किसी भी प्राइवेट में नहीं आया, 67 में उन्होंने फिर से रिकॉर्ड किया। इस बार जो रिकॉर्ड किया उन्होंने किशोर कुमार को दिया, क्योंकि किशोर कुमार के साथ में उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। उस समय एक गाना उन्होंने गाया जिसका मैं एक लाइन सुना रहा हूँ, आपको हिंदी समझना है, हिंदी विदाउट ट्रैक एक लाइन गाना है। बंगला में था, एक दिन পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে, ফিরিবে না সে তো আর কারো আভাসে। तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको जागे, तुम बिन। तो आप जानते हैं ये जो गाना है, इसको बाद में उन्होंने एक फिल्म में रफी से भी गाया था, मोहम्मद रफी साहब से भी गवाए थे और किशोर कुमार से भी गवाए थे। रफी साहब का वर्जन तो मैंने नहीं सुना। नहीं, रफी साहब जो एक्चुअल पिक्चर में जो हीरो थे ना, वो शशि कपूर थे, और शशि कपूर ने ही रफी साहब का वर्जन गाए थे। और कहते हैं कि पंचम ने खुद ही बोला था जो एक किशोर कुमार का भी गाना इस पिक्चर में डालिए। और उसके बाद क्या हुआ, जो किशोर कुमार का जो वर्जन है, शशि कपूर के पिताजी बने भरत भूषण पे वो किया गया था, फिल्माया गया था। अब दोनों गाने काफी हिट थे। तो ये तो हुआ उनका 1967 का स्टोरी। और आप जानते हैं 1970 में एक फिल्म आई थी बंगाली में, जिसका नाम था राजकुमारी। राजकुमारी में उन्होंने 7 या 8 गाने दिए थे और सब गाने हिट थे। फिल्म सुपर फ्लॉप होने का कारण ये था, जो बंगाल के जो ऑडियंस थे ना, वो उत्तम कुमार को हेमंत कुमार के आवाज में सुन के ही आगे थे। किशोर कुमार के आवाज में उनको एक्सेप्ट करते। किशोर कुमार और तनिया फिल्में थी, गाने सुपर हिट थे। जैसे आप जानते हैं किशोर कुमार आधा ज्यादा गाने में थोड़ा उनका वोकल डायलॉग्स भी रहते हैं, तो किशोर कुमार के जो डायलॉग्स उत्तम कुमार के साथ फिट भी नहीं थे, तो आदमी लोग उससे ज्यादा पसंद नहीं किया। रिकॉर्ड की डिग्री काफी हुई थी। उसमें से सभी गाने जो है वो हिंदी में बने, और एक गाना बहुत हिट था उनको, उसको मैं चाहता हूँ जो आप सुना के। আজ কোন গুনগুন কুঞ্জে আমার কি গুঞ্জরণ, গানের সুরে পেলাম একার প্রাণে নিমন্ত্রণ। গুন 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 কুঞ্জে আমার কি গুঞ্জরণ, গানের সুরে পেলাম একার প্রাণে নিমন্ত্রণ। तो जैसे कि आपने सुना, ये इस फिल्म में सभी गाने हिट थे। इसमें मेरा एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जो राजकुमारी में कौन कौन सा बंगला गाना था, उसमें कौन कौन सा हिंदी बोला। आप चाहे तो लिंक्स देख के आप देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में गीत गाए, खासकर राजेश खन्ना में। अब इतने हिट हुए, मैं उसको गिनाने का कोई मतलब नहीं है। उसको तो मैं पहले भी बोला हूँ, सूरज को मैं रोशनी दिखाना नहीं चाहता। लेकिन इसमें एक उल्लेखनीय बात है, जो उनकी सबसे ज्यादा ट्यूनिंग जिस डायरेक्टर के साथ रहा वो है गुलजार साहब के साथ। आप जानते हैं किनारा हुआ, उसके बाद उनके आंधी पिक्चर हुए, बहुत सारा पिक्चर है जो उनके साथ परिचय, बहुत सारे पिक्चर्स। उसमें से एक पिक्चर मैं बहुत पसंद करता हूँ गाना, इसका मैं एक लाइन आपको सुना रहा हूँ, उसको भी आपको गेस करना है हिंदी में और ट्रैक में गा के सुनाना, ठीक है। যেতে যেতে পথে হলো দেরি, তাই তো পারিনি যেতে ঠিকানা। बताइए कौन सा गाना? तेरे बिना जिंदगी से कोई। देवजानी, मैं चाहूंगा इसको भी आप ट्रैक सुनना, ये बहुत अच्छा गाना है, इसको भी आप ट्रैक। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। कुछ बदल गया, राहुल देव बर्मन का उतना जमाना नहीं रहा, उसके बाद से ये बहुत ज्यादा हिट नहीं होता है। इसका भी मैं आपको एक बंगला गाने का, जो कि आशा भोसले का, लेकिन नहीं गाने के सुना, इसका भी आपको ट्रैक लगा। ओके। যেতে দাও আমায় দেখো না, जाने दो मुझे। हाँ, ये गाना आपको ट्रैक लगा।
जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। जो बहुत बुरा दौर था उनका, ये रिकॉर्ड भी फ्लॉप हो गया और इस समय उनको सबसे ज्यादा हर्ट हुआ था, ये 1989 वगैरह की बात है सर। उस समय सुभाष का ये पिक्चर बना था जिसका नाम राम लखन, आप तो जानते हैं राम लखन के गाने सब हिट थे। कहते हैं इसका जो म्यूजिक है ना, इसको राहुल देव बर्मन को दिया गया। तो राहुल देव बर्मन इसके म्यूजिक तैयार कर रहे थे और लगभग उन्होंने सब गाने इनके तैयार भी कर लिए थे कि अचानक उनको एक दिन मैसेज आया जो ये बिन आउट फ्रॉम द प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ इन रश्मिकांत गायकवाड़ को दिया गया। 1993 में फिल्म फेयर में एक इंटरव्यू आया था राहुल देव बर्मन का, जिसमें उन्होंने खुद कहा था जो सुभाष घई को इतना कर्सी भी नहीं है जो मेरे को आके कहे जो आप इस पिक्चर में नहीं रहे, हमने रश्मिकांत, ये उनको बहुत हर्ट किया था। बहुत जगह ये भी कहा जाता है जो उनको जो अटैक आया था वो शायद इसी सदमे से आया था, ये कंट्रोवर्सी है, लेकिन इस बात से वो बहुत हर्ट हुए थे, वो बहुत सेटबैक में चले गए थे जो अचानक इतने बड़े प्रोजेक्ट से आउट हुए। उन्हीं दिनों एक और उनके साथ घटना हुई, विधु विनोद चोपड़ा का नाम सुने, वो भी उसी 89 जो वर्ष था उसमें उनके पास एक फिल्म लेके आए परिंदा। उनको आके बोले जो तुम्हें परिंदा के लिए गाने बना, ठीक है, एवरीथिंग। विधु विनोद चोपड़ा के साथ उनका रिलेशन काफी अच्छा था। राहुल देव बर्मन उनका गाना तैयार करने लग गए। उतने में एक दिन राहुल देव बर्मन के पास विधु विनोद चोपड़ा का फोन आया, उनसे कहे जो पंचम कुछ कारणों से मैं इस फिल्म को आगे नहीं बढ़ा सकता, मेरा फाइनेंशियल इशू है, मैं नहीं कर सकता, इसको स्टॉप कीजिए। पंचम ने उनसे कहा तुम एक काम करो, शाम को मेरे स्टूडियो में चलो। तो विधु विनोद चोपड़ा बोले ठीक है, जो भी वो सोचे शायद जो भी लॉस हुआ ये हुआ वो शायद पंचम मांगेंगे। तो उनके स्टूडियो में जब गए तो देखते हैं कि पंचम ने ऑलरेडी अपने पैसे से सिंगर्स को देके ऑलरेडी परिंदा फिल्म के सब गाने तैयार कर, और उन्होंने ये भी कह दिया विधु विनोद चोपड़ा को जो विधु जब तुम्हारा पैसा आ जाएगा तब दे देना, तो उनका पिक्चर को आगे बढ़ा। तब उसका हौसला थोड़ा बढ़ा, उन्होंने फिर से उसको रिक्रिएट किए, फिर से जो जो एक्टर नहीं किए उसके बदले दूसरे एक्टर लिए देखिए परिंदा फिल्म बनाया। परिंदा सुपर हिट रही, गाने भी आप जानते हैं, तुमसे मिलकर ऐसा लगा तुमसे, गाने भी काफी हिट है, परिंदा चल गया। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स आए, जल जला, आग से खेलेंगे, गर्दिश, ये वो, उसमें राहुल देव बर्मन म्यूजिक तो दिए लेकिन पिक्चर चली। अल्टीमेटली वो बहुत ही डिप्रेस हो गए, अपने आप को कहते हैं एक कमरे के अंदर बंद कर। उन्हीं दिनों क्या हुआ, ये शिवाजी चटर्जी ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था, जो राहुल देव बर्मन उनसे कहते देखो शिवाजी, ये 1942 लव स्टोरी के शूटिंग के दौरान ही हुआ था, शिवाजी चटर्जी उसमें एक गाने भी गाए थे। उस समय उन्होंने कहा था जो देखो ये जो मेरे घर के सामने जो लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पूरे कार खड़े रहते थे, सब मेरे को अनुबंध करने आते थे, आज एक भी कार नहीं। मेरी शाम रात को 2 बजे शुरू होती थी, आज देखो 6 बजे मैं अकेला बैठा हूँ। मतलब उनका क्या गर्दिश में पीरियड जा रहा था। शिवाजी चटर्जी को गाना सुने आपने 1942 लव स्टोरी? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि वो गाना आप सुनाएं मुझे। एक्चुअली वो गाना बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, मैं आपको इस गाने को उसको ट्रैक पे सुनाएंगे। जी बिल्कुल, मैं ट्रैक पे वो गाना पसंद करता हूँ। ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है ढलने को, है अंधेरा दम का पिघलने को। ये सितम की रात है ढलने को, है अंधेरा दम का पिघलने को। जरा देर इस मन के जरा देर इसमें लगे अगर ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। तो उसके बाद 1942 लव स्टोरी रिलीज हुआ जुलाई 1994 में, और ये बहुत ही दुख भरी बात है, आप सभी जानते हैं कि जनवरी में उनके देहांत हो गया।
दोस्तों 1989 में ही उनको जब अटैक आया था, तो कहते हैं वो लंदन में ऑपरेशन हुआ था, और उनका जो डॉक्टर था हरिया वाला, उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जो उस समय जो आशा भोसले आती थी, हस्बैंड वाइफ के बीच में जिस टाइप का बॉडी लैंग्वेज है वो नहीं था, जो बिल्कुल क्लियर है, जो उन दोनों के बीच में दरार आ गई। इसके बाद तो आप जानते हैं जो वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, और उसके बाद ये फिल्म का उनको ऑफर आया 1942 लव स्टोरी। 1942 लव स्टोरी जब उनके पास ऑफर आया, विधु विनोद चोपड़ा ने उनके पास ऑफर लेके आया, उन्होंने बोला ठीक है आप एक हफ्ते बाद आओ। विधु विनोद चोपड़ा एक हफ्ते बाद आए उनके पास। जब उन्होंने अपना म्यूजिक सुनाया, विधु विनोद चोपड़ा को पसंद आया, तो बोले पंचम वो बात नहीं रही जो मैं चाहता था। तब पंचम ने पूछा, विधु आर यू सीरियस टू अपॉइंट मी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर? बोले मैं नहीं सीरियस रहता तो आपके पास क्यों आया? तो फिर वो 3 दिन समझ लेते, और अब की बार जो म्यूजिक सुनाते हैं उसमें से एक भी रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त जरूर रखे थे विधु विनोद चोपड़ा ने, जो गाने सारे कुमार सानू गाए थे, क्योंकि वो जो युग था वो कुमार सानू का। लेकिन एक गाना इसमें ऐसा था जो कि बैकग्राउंड ट्रैक था, तो उसमें उन्होंने कलकत्ता का बहुत एक अच्छा म्यूजिशियन कहे या सिंगर कहे, शिवाजी चटर्जी, उनको वो मौका दिया। आगे बहुत ही दुख भरी कहानी है, जो 1994 तक, जब तक ये फिल्म रिलीज होती तब तक राहुल देव बर्मन नहीं थे, क्योंकि राहुल देव बर्मन का देहांत जनवरी 1994 में हो गया था, और ये फिल्म जुलाई 1994 में रिलीज हुई। देन तो ये फिल्म के जो सॉन्ग्स है, ये फिल्म के जो म्यूजिक है, कितने अवार्ड मिले हैं ये राहुल देव बर्मन देख लिया, उन्हें मिस कर दिया ये सब। तो दोस्तों राहुल देव बर्मन के लिए आज इतना ही। अगर आप चाहते हैं उनके संगीत के बारे में भी हम कुछ आगे आपसे कहें, तो हम इसका पार्ट 2 भी ले आएंगे, मैं दोनों मिलकर। ये आपको हमारा ये लाइव टॉक शो कैसा लगा जरूर बताइए। नमस्कार।